नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दृष्टि आईएएस के चौथे टेस्ट को। इससे पहले हम लोग ने दृष्टि आईएएस के 3 टेस्ट को बना लिया है। आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस का भी टेस्ट दे सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हम लोग बहुत सारे टेस्ट को भी कवर करा चुके हैं और आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, उसी से मुझे आगे मोटिवेशन मिलता है आप सबों के लिए वीडियो लाने का। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कुरिल द्वीप समूह प्रशांत महासागर और किसके बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे तो वह हो जाएगा ओखोटस्क सागर। कुरिल द्वीप जो है वह प्रशांत महासागर और ओखोटस्क सागर के बीच में स्थित है। ये जापान के सबसे उत्तरी प्रांत होक्काइडो के उत्तर में ओखोटक सागर और प्रशांत महासागर के बीच में 4 द्वीपों का एक समूह है। विवाद का यहाँ पे विषय हमेशा क्या रहता है कि मॉस्को और टोक्यो दोनों ही इस पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद यह द्वीप जो है पूरे तरीके से रूसी नियंत्रण में है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 2 नंबर हमारा प्रश्न है, उच्चतम निर्धारित कीमत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है? तो यदि हम बात करेंगे उच्चतम निर्धारित कीमत का, तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि उच्चतम निर्धारित कीमत होता क्या है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां पर सरकार कुछ वस्तुएं की अधिकतम स्वीकार्य कीमत निर्धारित करती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। अब जैसे देखेंगे कि यह पहला दिया गया है कथन, इसमें से आपको यह चूज़ करना है कि कौन से कथन सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि यह किसी वस्तु या सेवा की कीमत पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा है। तो क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल, यह किसी वस्तु या सेवा की कीमत पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी कीमत होता है, यानी पहला कथन तो सही है। दूसरे कथन को देखते हैं, इसे केवल गेहूं, चावल और चीनी जैसे खाद्य वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो दूसरा कथन जो है वह गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि इसको जो है साधारणतः आवश्यक वस्तुओं जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, चीनी के लिए ये ऐसे कीमत जो है तय किए जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दिया था गेहूं, चावल और चीनी, तो ये कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे कथन की ओर। तो तीसरा कथन है, इसका निर्धारण बाजार द्वारा निर्धारित कीमत से कम कीमत पर किया जाता है। तो क्या तीसरा कथन सही है? तो तीसरा कथन जो है बिल्कुल सही है। इसका निर्धारण जो है बाजार द्वारा निर्धारित कीमत से कम कीमत पर किया जाता है। तो इसलिए मेरा कौन कौन से कथन सही हुआ? तो मेरा पहला और तीसरा कथन जो है सही हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, तीसरा, यानी ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 3 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इसमें देखना है कि कौन से कथन सही है या गलत है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कौन से कथन सही है, इसको आपको चूज़ करना है। तो प्राकृतिक कृषि के बारे में सबसे पहले देखिए। तो प्राकृतिक कृषि जो है रसायन मुक्त एवं पारंपरिक कृषि पद्धति है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्राकृतिक कृषि जो है वो रसायन मुक्त एवं पारंपरिक कृषि पद्धति है, बिल्कुल। दूसरे कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन है, प्राकृतिक कृषि को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति यानी BPKP कार्यक्रम के तहत बढ़ावा दिया जाता है। तो दूसरा कथन देखेंगे तो दूसरा कथन हमारा क्या होगा? दूसरा कथन भी सही हो जाएगा कि प्राकृतिक कृषि को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति यानी BPKP कार्यक्रम के तहत बढ़ावा दिया जाता है, यानी दोनों कथन हमारा सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर के सोलोमन द्वीप समूह के निम्नलिखित द्वीपों पर विचार कीजिए। यानी प्रशांत महासागर में जो सोलोमन द्वीप समूह है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। उपर्युक्त द्वीप समूह की अवस्थिति का पश्चिम से पूर्व, यहाँ ध्यान देंगे, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर कौन सा सही अनुक्रमण है? यानी देखेंगे जब मैप में तो यानी राइट साइड, यानी ये साइड ईस्ट होगा, ये साइड वेस्ट होगा। तो आपको वेस्ट टू ईस्ट देखना है। ठीक है, कि कौन से द्वीप समूह जो है सबसे पहले आते हैं वेस्ट में, उसके बाद फिर कौन, उसके बाद फिर कौन, उसके बाद फिर कौन। तो देखिए सबसे पहले जब आप यहाँ पे देखेंगे प्रशांत महासागर के सोलोमन द्वीप समूह में, तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि यहाँ पे है जो है चोइसुल। तो चोइसुल जो है सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद चोइसुल की यदि हम बात करेंगे कि चोइसुल के बाद कौन सा आएगा, तो वह आ जाएगा सांता इसाबेल।
कौन सा, चोइसुल द्वीप समूह के बाद आएगा सांता इसाबेल, उसके बाद फिर कौन सा आएगा, तो उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा ग्वाडल कैनाल, उसके बाद क्या आएगा, ग्वाडल कैनाल, और सबसे अंत में आएगा मकीरा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर तो ये आएगा, सेकेंड पर ये आएगा, थर्ड पर ये आएगा और फोर्थ पे मकीरा आएगा, यानी 1 3 2 4। तो इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो 1 3 2 4 यानी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक चीज़ और जान लीजिए कि इसके यदि हम प्रशांत महासागर में द्वीप समूहों की बात करेंगे तो इसके द्वीप समूह में जो है ये सोलोमन द्वीप समूह में ग्वाडल कैनाल, चोइसुल, शांता इसाबेल, न्यू जॉर्जिया, मलिता और मकीरा जैसे हैं द्वीप जो हैं वह शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फर्म के पूर्ति वक्र का निर्धारक नहीं है। यहाँ ध्यान देना है, फर्म के जो कोई भी फर्म होता है तो फर्म के पूर्ति वक्र का निर्धारक नहीं है। ठीक है, तो फर्म के यदि पूर्ति वक्र का निर्धारक की यदि हम बात करेंगे तो उसके निर्धारक हो जाते हैं प्रौद्योगिकी प्रगति होते हैं, इकाई कर होता है, आगत कीमतें होता है, लेकिन ब्रांड वैल्यू उसका नहीं होता है पूर्ति वक्र का निर्धारक। ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। छठे नंबर प्रश्न देखते हैं कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है जबरन कृषि सामूहिकरण और ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर आधारित एक 5 वर्षीय योजना थी, यानी पहला कथन तो सही है। दूसरे कथन को देखते हैं, GLF का लक्ष्य जो है साम्यवादी आर्थिक विचारधाराओं का उपयोग करके देश के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना था, यानी दूसरे कथन में हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। जैसे यदि हम दूसरे कथन की बात करेंगे तो आप एक बार देख सकते हैं कि इसका लक्ष्य जो है वो साम्यवादी आर्थिक विचारधाराओं का उपयोग करके देश के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना था, यानी दूसरे कथन में हमारा सही होगा। तो सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वनिधि से समृद्धि, और यहाँ ध्यान देना है कि इसमें कौन से कथन जो है सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला तो दिया गया है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। तो क्या यह कथन सही है? तो देखेंगे कि पहला कथन गलत हो जाएगा। कैसे? कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय यानी MOHUA ने 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी QCI कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन भागीदार है। यह कार्यक्रम जो है यह रेहड़ी पटरी वालों को उनके समग्र विकास और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यह याद रखना है। और भी आपको बता दूं कि यह PM स्वनिधि योजना का एक अतिरिक्त कार्यक्रम है जिसे 4 जनवरी 2021 को 125 शहरों में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार की 8 कल्याणकारी योजनाओं और इनसे जुड़ी सुविधाओं के लिए इनकी पात्रता का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा हमारा? पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे कथन को देखते हैं। दूसरा कथन है प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थी योजनाओं में से एक है। तो क्या यह कथन सही है? तो दूसरे कथन को आप देखेंगे तो इस योजनाओं में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पोर्टेबिलिटी लाभ, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये सब जैसे बहुत सारे जो हैं, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पंजीकरण शामिल हैं। अतः दूसरे कथन क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा कथन हमारा सही होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल एक गलत है। चलिए बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी काला सागर में गिरती है? काला सागर में कौन सी नदी गिरती है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि भाई काला सागर में कौन कौन सी नदी जो है वह गिरती है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि काला सागर में गिरने वाली नदी की हम बात करें तो डॉन नदी गिरेगी काला सागर में, फिर डेन्यूब नदी गिरेगी काला सागर में, नीपर नदी गिरेगी काला सागर में और निस्टर नदी गिरेगी काला सागर में। यानी एब्रो और रोन जो यहाँ पे है वो काला सागर में नहीं गिरती है। और आपको बता दें कि काला सागर का क्षेत्र जो है वह 4,36,400 वर्ग किलोमीटर है। इसकी अधिकतम गहराई की यदि हम बात करेंगे तो 2,212 मीटर और आयतन की बात करेंगे तो 54 लाख और
माफ़ कीजिएगा 5,47,000 घन किलोमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3, 4, 5 और 6। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक एकाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एकाधिकार बाजार के बारे में। तो एकाधिकार बाजार के बारे में आपको मालूम होगा कि एक बाजार संरचना जिसमें सिर्फ एक एकल विक्रेता होता है, ठीक है, और वहाँ पे कोई उसका कंपटीटर नहीं होता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एकाधिकार बाजार। तो इसमें जो है कौन सी विशेषता उसकी नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि उसकी कौन सी विशेषता नहीं होगी। तो सबसे पहला दिया गया है किसी विशेष वस्तु का एक ही उत्पादक होगा। बिल्कुल, जब वहाँ पे कोई कंपटीटर ही नहीं रहेगा तो किसी विशेष वस्तु पर एकाधिकार उसका ही रहेगा। तो यानी पहला कथन तो उसके अंतर्गत आएगा। दूसरा देखते हैं, वस्तु की कीमत पर प्रतिबंधित होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वस्तु की कीमत पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, उसके मन मर्जी से चलेगा। क्योंकि आप यदि कोई चीज़ खरीदने जाते हो और वहाँ बेचने वाला एक ही होगा और खरीदने वाले बहुत सारे होंगे, तो फिर उसका मर्जी चलेगा, आपका मर्जी नहीं चलेगा, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो दूसरा कथन तो हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे कथन को देखते हैं कि कोई अन्य वस्तु किसी विशेष वस्तु के विकल्प के रूप में नहीं होता है। यह तो बिल्कुल सही है कि वहाँ पे और कोई वस्तु जो है विकल्प के रूप में नहीं होगा, जो आप बेचेगा वही आपको खरीदना है। चौथे देखते हैं, कोई अन्य फर्म एक निश्चित समय के लिए बाजार में प्रवेश नहीं करती है। यह भी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछ रहा था, तो वस्तु की कीमत पर प्रतिबंध लगाना यह उसकी विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन से कारक योगदान दे रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग में जो है कौन से कारक जो है योगदान दे रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, इसमें नीचे दिए गए कथन का सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का आशय जो है औद्योगिक क्रांति के बाद से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत तापमान में होने वाली क्रमिक वृद्धि से है। तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। चलिए अब देखते हैं इसके कौन से कारक जो है योगदान दे रहे हैं इसमें। तो इसमें यदि हम योगदान की बात करेंगे तो योगदान देगा पशुपालन में वृद्धि। ठीक है, उसके बाद और देगा क्या, फ्लोरीनेट गैस से। उसके बाद और हम बात करें तो देगा नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये सब इसके वृद्धि में क्या कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। ठीक है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा कौन, 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मैनुअल स्कैवेंजिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग होता क्या है। तो देखिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है या हाथ से मैला ढोने को सूखे शौचालय और सेप्टिक टैंक से मानव मल को हटाने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो चलिए इसके पहले कथन को देखते हैं कि इसमें कौन से कथन सही है। तो पहला देखेंगे, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उसका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत भारत ने मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी बिल्कुल पहला कथन सही होगा। दूसरे कथन को देखते हैं, अत्याचार निवारण अधिनियम मैला ढोने वालों को निर्दिष्ट पारंपरिक व्यवसायों से मुक्त कराने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। बिल्कुल दूसरा कथन में हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी। बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, मालचा महल जो है निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो मालचा महल जो है वो निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि मालचा महल जो है तुगलक काल का स्मारक है। किसके समय में का, यानी 14वीं सदी का, यानी तुगलक काल का स्मारक है, जो केंद्रीय रीज में स्थित था। ठीक है, 1325 ईस्वी में तत्कालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। लंबे समय तक इसका उपयोग हंटिंग लॉज के रूप में किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अगला प्रश्न है, एकाधिकार फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत के लिए संतुलन की शर्त तब होती है जब उसमें क्या होता है, उसमें सीमांत संप्राप्ति सीमांत लागत के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि चूंकि निर्गत का यह संतुलन जो है स्तर उस बिंदु के संगम होता है जहां सीमांत संप्राप्ति सीमांत लागत के बराबर होती है। इसका समानता को एकाधिकारी फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत के लिए संतुलन की शर्त कहते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सीमांत संप्राप्ति सीमांत लागत के बराबर होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 14 नंबर हमारा प्रश्न है कि ओजोन क्षरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको कौन से कथन सही है ये आपको चूज करना है। तो पहला दिया गया है,
ओजोन क्षरण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिकों के उच्च स्तर के कारण होता है। तो क्या यह सही है? बिल्कुल यह कथन जो सही है। दूसरे कथन को देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC यौगिकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनाया गया था। बिल्कुल दूसरा कथन भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर जो है आपको 15 नंबर प्रश्न में क्या करना है कि मौद्रिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौद्रिक नीति के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा देंगे। इसका यदि हम सही यहाँ पे जो है कौन से कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य जो है विकास को ध्यान में रखते हुए मूल स्थिरता बनाए रखना है। यानी बिल्कुल यह कथन जो है यह सही हो जाएगा। पहले तो आप ये जान लीजिए कि मौद्रिक नीति होता क्या है। तो मौद्रिक नीति जो होता है केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित व्यापक आर्थिक नीति है, ठीक है। इसमें मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर पर प्रतिबंध शामिल है और यह देश की सरकार द्वारा मुद्रास्फीति, उपभोग, विकास और तरलता जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली मांग पक्ष की आर्थिक नीति है। तो पहला कथन हमारा क्या होगा? मौद्रिक नीति का उद्देश्य विकास को ध्यान में रखते हुए मूल निर्धारता स्थिरता बनाए रखना है। बिल्कुल पहला कथन सही होगा। दूसरे कथन को देखते हैं। तो फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशन मौद्रिक नीति को लागू करने के उपकरणों में से एक है। तो पहले दूसरा कथन क्या हो जाएगा? दूसरा कथन भी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फाइन ट्यूनिंग क्या होता है। फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशंस आरक्षित निधि को बनाए रखने की अवधि के दौरान किसी भी अप्रत्याशित चल निधि परिवर्तन से निपटने के लिए मुख्य चल निधि परिचालन के लिए फाइन ट्यूनिंग परिचालनों, ओवरनाइट या दीर्घ परिपक्वता काल की सुविधा प्राप्त होती है। जिसके अलावा रिजर्व बैंक यदि आवश्यक हो तो 14 दिन से अधिक की दीर्घावधि परिवर्तनीय दर यानी रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट जो है वह नीलाम करता है। तो इस प्रकार इसका दूसरा कथन भी क्या होगा? सही हो जाएगा। तीसरे कथन को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रति वर्ष मौद्रिक नीति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। तो दूसरा कथन क्या होगा? दूसरा कथन की यदि हम बात करेंगे तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक 6 महीने में एक बार भारतीय रिजर्व बैंक जो है निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यानी तीसरा तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 साल की बात कर रहा है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर की बात करेंगे तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन बी। देखते हैं हम 16 नंबर प्रश्न को। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही नहीं हैं, ये आपको चूज़ करना है। तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। तो बिल्कुल ये भीमराव अंबेडकर जो थे वह बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किए थे, यानी पहला कथन तो सही होगा। दूसरे कथन को देखते हैं। ये भोपाल के महाराजा से छात्रवृत्ति प्राप्त कर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन करने गए थे। यह तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए 1913 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए बड़ौदा के महाराजा से छात्रवृत्ति लेकर न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है, ना कि यहाँ पर जो दिया गया है भोपाल के महाराजा। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। इन्होंने ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद से लड़ने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया और वर्ष 1937 का चुनाव लड़ा, यानी बिल्कुल यह कथन सही है। फिर देखेंगे वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी डी नंबर भी सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न विशेषताओं में से कौन अल्पाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है? ये आपको ध्यान देना है कि कौन से जो है अल्पाधिकार की विशेषता नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला दिया गया है कि इसमें एक से अधिक विक्रेता होते हैं लेकिन कुछ से कम होते हैं। तो पहला कथन तो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, इसमें 2 फर्मों द्वारा बेचा गया उत्पाद सजातीय होता है। बिल्कुल यह भी कथन सही है। सी नंबर को देखेंगे, इसमें किसी अन्य फर्म द्वारा उत्पादित उत्पाद का कोई विकल्प नहीं होता है, यानी सी नंबर भी सही है। डी को देखेंगे, इसमें खरीदार वस्तु की कीमत तय करते हैं। यह गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अल्पाधिकार बाजार की बात कर रहा है तो इसमें खरीदार जो है वस्तु की कीमत तय नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन डी गलत होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, यानी 18 नंबर प्रश्न है हमारा। अपिको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अपिको आंदोलन के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला कथन को। अपिको आंदोलन जो है भारत के दक्षिण पश्चिमी राज्य कर्नाटक में शुरू किया गया था।
तो क्या यह कथन सही है? तो पहला कथन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि अपिक्को आंदोलन दक्षिण पश्चिम भारतीय राज्य कर्नाटक में शुरू किया गया था, यानी पहला कथन तो सही होगा। दूसरे कथन को देखते हैं कि अपिक्को आंदोलन की शुरुआत पूर्वी घाट के उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिए की गई थी। तो दूसरा कथन क्या है कि दूसरा कथन गलत हो जाएगा। कैसे? अपिक्को आंदोलन को पश्चिमी घाट के विशेष उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिए शुरू किया गया था, ना कि पूर्वी घाट के। तो इसलिए दूसरा कथन हमारा गलत होगा। तो सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, पाम ऑयल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन से कथन सही है, ये आपको चुनना है। तो पहला दिया गया है, भारत पाम ऑयल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। बिल्कुल, पहला आयातक देश मलेशिया होगा, दूसरा इंडिया होगा, यानी पहला कथन तो सही है। दूसरे कथन को देखते हैं, तेलंगाना भारत में पाम ऑयल का प्रमुख उत्पादक राज्य है। क्या यह कथन सही है? तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तेलंगाना भारत में पाम ऑयल का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश जो है इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो तेलंगाना तो गलत हो जाएगा। फिर देखेंगे, इंडोनेशिया और मलेशिया की वैश्विक पाम ऑयल उत्पादन में हिस्सेदारी लगभग 90% है। बिल्कुल यह कथन सही है। तो पहला और तीसरा हमारा सही होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 20 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक तरफ जो है बांध दिया गया है और एक तरफ जो है क्या दिया गया है, एक तरफ नदी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मिलाना है कौन से इसमें जो है सही सुमेलित है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें मेटूर बांध की, तो मेटूर बांध जो है दोस्तों वह कावेरी नदी पर बना है, ना कि गोदावरी नदी पे। तो गलत हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कावेरी नदी। याद रखेंगे, कावेरी नदी, कावेरी रिवर, यानी पहला तो कथन गलत है। चलिए दूसरा देखते हैं, मुल्ला पेरियार जो है पेरियार नदी पर है। तो दूसरा तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो मुल्ला नदी है यह पेरियार नदी पर ही इसका यह बांध बना हुआ है। तो दूसरा तो सही है। तीसरा को देखेंगे तो मणिमुथार थमीराबरानी नदी पर है। तो क्या यह सही है? तो देखिए, मणिमुथार बांध जो है वो थमीरबरानी नदी पर बना है। यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले का सबसे बड़ा बांध है, इसे आप याद रखेंगे, यानी तीसरा भी हमारा सही है। अब हम चौथे कथन को देखते हैं, तो परम्बिकुलम कृष्णा नदी पर है। क्या यह सही होगा? तो यह जो है वह गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे कि परम्बिकुलम बांध जो है परम्बिकुलम नदी पर बना है। यह क्या है? यह केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। तो परम्बिकुलम कहाँ है? तो परम्बिकुलम जो है परम्बिकुलम नदी पर है। तो यानी चौथा हमारा गलत होगा, तो सही होगा दूसरा और तीसरा, यानी दो कथन हमारा इसमें सही है। तो ऑप्शन बी, केवल दो युग्म सही है। 21 नंबर देखते हैं प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से कौन से कथन जो सही हैं ये आपको बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहला दिया गया है कि पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों के द्वारा किए जाते हैं। बिल्कुल, जब पूंजीवादी देश होगा तो पूंजीवादी उद्यमी ही होंगे, पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं, किसी विशिष्ट पूंजीवादी उद्यम में एक या अनेक उद्यमी होते हैं। बिल्कुल यह भी कथन सही है, यानी दोनों कथन सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन से कथन सही नहीं है ये आपको चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाणिज्यिक ऊर्जा को पारंपरिक ईंधन भी कहा जाता है। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन गलत हो जाएगा। कैसे कि गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत में जलाऊ लकड़ी, मवेशियों के गोबर और कृषि अपशिष्ट जैसे ईंधन शामिल हैं। ठीक है, जिन्हें पारंपरिक रूप से इकट्ठा किया जाता है और विशेष रूप से ग्रामीण घरों में उपयोग के लिए इन्हें नहीं खरीदा जाता है। इन्हें पारंपरिक ईंधन भी कहा जाता है। तो इसलिए पहला कथन क्या है? गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं, तो दूसरा कथन दिया गया है, बाजार में गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध है। तो क्या यह कथन सही है? तो दूसरा कथन जो है, दूसरा कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऊर्जा के वे स्रोत जो बाजार में एक निश्चित मूल्य पर उपलब्ध होते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, यानी दूसरा भी हमारा क्या है? गलत हो जाएगा। तो इसलिए सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा था कौन नहीं सुमेलित है, तो एक और दो दोनों जो है सुमेलित नहीं है। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा सरकारी आदेश 111 यानी 111 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई क्या इसमें है नहीं है। तो सबसे पहला दिया गया है कि इसे आंध्र प्रदेश की कोवाली झील में विकास या निर्माण पर रोक लगाने के लिए जारी किया गया था।
क्या पहला कथन सही होगा? तो पहला कथन जो है वह गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे, इसे आप देखेंगे। 8 मार्च 1996 को तत्कालीन यानी अविभाजित आंध्र प्रदेश सरकार ने उस्मान सागर और हिमायत सागर झीलों के जलग्रहण क्षेत्र में 10 किलोमीटर के दायरे में विकास या निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के लिए सरकारी आदेश यानी गो 111 जारी किया था। इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। तो इस सरकारी आदेश ने केवल आवासीय कॉलोनियों की स्थापना को प्रतिबंधित किया था। यानी दूसरा कथन क्या होगा? तो दूसरा कथन भी हमारा जो है गलत हो जाएगा। गो के तहत शासन ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, व्यवसायिक कॉलोनियों, होटलों आदि की स्थापना पर रोक लगा दी थी। इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र की यदि बात करेंगे तो 1.3 लाख एकड़ में फैला है, जो 84 गांवों में विभाजित है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? न तो एक सही है, ना ही दो सही है, यानी ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, यानी 24 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन से कथन जो है सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं भाई इसमें कौन से कथन जो है वह सही है। तो सबसे पहला है कि सागर नितल प्रसरण समुद्र स्तर और कार्बन चक्र को प्रभावित करता है। यानी बिल्कुल यह कथन जो है सागर नितल प्रसरण समुद्र स्तर और कार्बन चक्र को प्रभावित करता है। पहला कथन तो सही है। दूसरे कथन को देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में सागर नितल प्रसरण की दर में वृद्धि हुई है। तो क्या दूसरा कथन सही है? तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे यह कथन है जो गलत है। तो पिछले 19 मिलियन वर्षों के आंकड़ों का परीक्षण करने वाले एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक सागर नितल प्रसरण की दर जो है वह वैश्विक स्तर पर लगभग 35% तक धीमी हो गई है। ठीक है, धीमी हो गई है 35% तक। तो इसे आप याद रखेंगे। तो दूसरा कथन क्या है? गलत हो जाएगा। तो यदि सही कथन की बात कर रहा है तो सही क्या होगा? केवल एक सही, यानी ऑप्शन ए। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो है कौन से कथन सही है इसको आपको चुनना है। तो सबसे पहला दिया गया है कि व्यय विधि सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी की गणना के लिए एक प्रणाली है। यानी व्यय विधि जो है सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए एक प्रणाली है। बिल्कुल पहला कथन सही होगा। दूसरे कथन को देखते हैं। पहला कथन ऐसे सही हम कह सकते हैं कि व्यय विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए एक ऐसी प्रणाली है जिसमें खपत, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात को जोड़ा जाता है। यह जीडीपी का अनुमान लगाने का सबसे आम तरीका है। आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए दूसरे कथन को देखते हैं। तो आय विधि कारक आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करती है। ठीक है, तो यह भी कथन क्या है? यह भी कथन हमारा सही हो जाएगा। यानी यदि सही उत्तर की बात करेंगे दोस्तों तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिसमें दोनों कथन सही होंगे, यानी ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों क्या हैं? सुमेलित हैं, यानी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 26 नंबर हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से कौन से कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि पहला कथन दिया गया है प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न लोगों को रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। बिल्कुल, जो कृषि क्षेत्र में लगे रहेंगे उनको क्या कहेंगे हम? रेड कॉलर जॉब। यानी पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। बिल्कुल, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रथम क्षेत्र को जो है कृषि का क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को जो है वह सेवा का क्षेत्र कहा जाता है, आपको मालूम होगा। तीसरा है बीमा और बैंकिंग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल बीमा और बैंकिंग जो है, बीमा बैंकिंग क्या है? वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यानी तीनों कथन इसमें सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन से कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। तो पहला कथन क्या सही होगा? तो नहीं, पहला कथन गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 54 के तहत जो है अनुच्छेद 54 के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सांसदों द्वारा वोट डाले जाते हैं, ना कि अनुच्छेद 57 के तहत। यानी यह दूसरा तो गलत हो, पहला तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरे को देखते हैं। प्रत्येक सांसद या विधायक द्वारा डाले गए वोट की गणना एक वोट के रूप में नहीं की जाती है। बिल्कुल, दूसरा कथन क्या होगा? दूसरा कथन भी हमारा सही हो, दूसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक सांसद या विधायक द्वारा डाले गए वोट की गणना एक वोट के रूप में नहीं की जाती है। बिल्कुल, तो यह कथन क्या है? सही होगा।
ठीक है, तो इसलिए दूसरा सिर्फ सही है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी केवल 2 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 28 नंबर हमारा प्रश्न है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जो है दोस्तों वह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, आप इसे याद रखेंगे। नीति आयोग ने 11 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 लॉन्च किया है, ठीक है, तो इसलिए दूसरा सही हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया जाता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, सकल मूल वर्धित यानी GBA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए तो देखते हैं इसमें से जो है कौन से कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो पहला कथन दिया गया है कि सकल मूल्य वर्धित को यानी GBA को आगत मूल्य और मध्यवर्ती खपत के मूल्य के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। GBA जो होता है देश के निर्गत एवं मध्यवर्ती खपत के बीच का अंतर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं, यह किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा के लिए एक मौद्रिक मूल्य, एक क्या है, एक मौद्रिक मूल्य प्रदान करता है, तो दूसरा कथन बिल्कुल सही होगा। तो सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा केवल बी, यानी केवल बी ऑप्शन होगा, केवल 2। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर कृषि की बागवानी विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ष 1915 में गिलबर्ट एलिस बेली ने ऊर्ध्वाधर कृषि शब्द को गढ़ा था। यह नियंत्रित वातावरण में खड़ी ऊर्ध्वाधर परतों में फसल उगाने की एक प्रथा है। इसमें मृदा रहित खेती की तकनीक शामिल भी है, इसे आप याद रखेंगे, इसमें मृदा रहित खेती की तकनीक भी जो है शामिल होता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स पोषक तत्वों से भरपूर घोल में पौधों को उगाने की एक विधि है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मृदा रहित खेती होता है, तो बिल्कुल यह कथन तो सही हो जाएगा। दूसरे कथन को देखेंगे, एरोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स का एक प्रकार है जहां पौधों को बढ़ने का माध्यम और बहते पानी दोनों अनुपस्थित होते हैं, बिल्कुल यह भी कथन, दूसरा भी कथन हमारा क्या है, वह सही हो जाएगा। तो यदि हम तीसरे कथन की अब हम बात करेंगे तो तीसरे कथन को देख लेते हैं कि एक्वापोनिक्स पौधे और बैक्टीरिया के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है, तो क्या यह कथन सही है, तो तीसरा कथन जो है वह गलत हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। एक्वापोनिक्स में पौधों और मछलियों के बीच एक सहजीवी संबंध पाया जाता है, ठीक है, यहाँ बैक्टीरिया दे दिया है, तो यह तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर की बात करेंगे तो 1 और 2 हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जो है भूवैज्ञानिक विरासत स्थल दिया गया है, दूसरे तरफ राज्य दिया गया है, ठीक है, तो कौन से भूवैज्ञानिक विरासत जो है किस राज्य में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI संरक्षण और रख रखाव के लिए भू विरासत स्थलों यानी राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की घोषणा करता है, ठीक है, तो इसलिए पहला दिया गया है, देखिए एपा चर्चियन अनकंफॉर्मिटी जो है वह आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल यह सही है। दूसरा देखेंगे बरकला चट्टान खंड जो है केरल में है, यह दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है बेल्डेड टफ जो है वो राजस्थान में है, यह भी सही है। फिर है नेशनल फॉसिल वुड पार्क जो है तमिलनाडु में है, यानी यह भी सही है, यानी चारों के चारों हमारा सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा, सभी चारों युग्म सही है। अगला प्रश्न है, निर्यात उत्पादकों पर शुल्क और करों की वापसी यानी RODTEP योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन से कथन सही नहीं है, ये आपको चुनना है। तो पहला दिया गया है, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि RODTEP भारत के वाणिज्य मंत्रालय की एक प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन योजना है, आप इसे जान लीजिए। चलिए तो सबसे पहले कथन को देखते हैं। तो इस योजना से मौजूदा सेवा निर्यात यानी SEIS योजना को बदलने के लिए बनाया गया है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए कि RODTEP की घोषणा सितंबर 2019 में घरेलू निर्यात को बढ़ावा देने और भारत से निर्यात प्रोत्साहन योजना यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स यानी MEIS योजना को बदलने के परिवर्तित उद्देश्य से की गई थी, ठीक है, तो पहला कथन तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन को देखते हैं, इस योजना के तहत चमड़ा और समुद्री क्षेत्र भी शामिल है, इस योजना के तहत चमड़ा और समुद्री क्षेत्र भी जो है वह शामिल है, तो बिल्कुल इस योजना के तहत अब मंडी कर, वैट, कोयला उपकर, ईंधन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क आदि वापस किया जाएगा, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत रोजगारोन्मुखी क्षेत्र जैसे कि समुद्री, कृषि, चमड़ा, रत्न और आभूषण शामिल होते हैं, तो इसलिए दूसरा कथन तो हमारा सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा था कौन से कथन सही नहीं है, तो केवल एक जो है वह सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए।
चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है कौन से कथन सही हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहला दिया गया है कि वास्तविक यानी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद एक मुद्रास्फीति समायोजित उपाय है जो किसी दिए गए वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की संख्या को दर्शाता है। बिल्कुल पहला कथन सही होगा। दूसरे कथन को देखते हैं। नाम मात्र जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पाद का आकलन है जिसकी गणना में मौजूदा कीमतें शामिल होती हैं। दूसरा भी कथन सही है। तीसरे कथन को देखेंगे, यानी एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का पर्यावरण अर्थशास्त्र में प्रमुखता से उपयोग किया जाता है, यानी तीसरा भी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें से कौन से कथन सही हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं कौन से कथन इसमें सही हैं। तो पहला दिया गया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो पहला तो देख लीजिए कि पहला कथन गलत हो जाएगा। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जो है यानी GWEC द्वारा ग्लोबल विंड रिपोर्ट जो है 2022 प्रकाशित की गई थी। तो इसलिए यह जो है कहाँ किसे जो है प्रकाशित की जाएगी, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए दूसरे कथन को देखते हैं। तो इसके अनुसार वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दुनिया भर में वार्षिक पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों के लिए को 2030 के भीतर 4 गुना होने चाहिए, यानी बिल्कुल दूसरा कथन सही होगा। तीसरे कथन को देखेंगे। भारत ने वर्ष 2021 में 1.4 गीगावाट से अधिक पवन ऊर्जा स्थापित करके 1.1 गीगावाट स्थापना के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, यानी तीसरा कथन भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर की बात करेंगे तो 2 और 3 हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी हमारा अगला प्रश्न है, देखेंगे 35 नंबर प्रश्न है। निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु यानी EPCG योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से जो है कौन से कथन सही हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, कौन से कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए पहला देखते हैं कि इसे 1990 के दशक में पूंजीगत वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया था। बिल्कुल पहला कथन हमारा सही होगा। दूसरे कथन को देखेंगे। यह योजना जो है पुराने पूंजीगत सामान के आयात पर रोक लगाती है, यानी दूसरा कथन गलत हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखेंगे कि EPEC जो है EPCG योजना के तहत बिना किसी समय सीमा प्रतिबंधित के पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का भी आयात किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही होगा, पहला यानी ऑप्शन ए। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। कीमत स्वीकार वाली फर्म के लिए इसमें से क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कीमत स्वीकार वाली फर्म के लिए इसमें से क्या होना चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले कि कीमत स्वीकार वाली फर्म के लिए सीमांत संप्राप्ति बाजार मूल्य के बराबर होती है। ठीक है, कीमत स्वीकार वाली फर्म के लिए सीमांत संप्राप्ति बाजार मूल्य के बराबर होती है, यानी यह कथन आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो बाजार मूल्य वह कीमत है जिस पर सभी फर्मों द्वारा बाजार में कोई वस्तु बेची जा रही है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बाजार मूल्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समस्याओं में से किसका समाधान बायोगैस ऊर्जा का उपयोग करके नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कथन को देखेंगे। तो एकल उपयोग वाले प्लास्टिक कचरे को महासागरों में फेंकने से होने वाले समुद्री जीवों की मौत, जानवरों की मौत, तो यही तो नहीं होगा, पहला ही तो कथन सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है कौन से कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है भुगतान संतुलन यानी BOP विधि के तहत एक विशिष्ट अवधि में देशों द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक लेन देन का विवरण रखता है, यानी भुगतान संतुलन जो है यह विधि के तहत एक अवशिष्ट अवधि में देशों द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक लेन देन का विवरण रखता है, यह कथन सही होगा। दूसरे कथन को देखते हैं। पूंजी खाता के तहत सभी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी हस्तांतरण को शामिल किया जाता है, बिल्कुल दूसरा भी कथन सही होगा। तो इसलिए दोनों कथन सही होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी हमारा 39 नंबर प्रश्न है। फिनक्लुवेशन की शुरुआत की गई थी। तो फिनक्लुवेशन की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पर ये बताना है। तो यदि हम यह फिनक्लुवेशन की बात करेंगे तो यह जो है शुरू किया गया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा, यानी IPPB के द्वारा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
मगर क्रोकोडाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर ये ध्यान देना है, कौन से कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें दिया गया है मगर क्रोकोडाइल जो है अपनी लंबी थूथन के कारण घड़ियाल से अलग होते हैं। बिल्कुल, क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल और घड़ियाल लगभग एक ही दिखते हैं, लेकिन थूथन के कारण जो है घड़ियाल से वह अलग होते हैं। तो पहला ही कथन हमारा क्या है, सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली कहाँ से प्रेरित है। ठीक है, तो भारत की जो पंचवर्षीय योजना प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है, यहाँ पर ये बताना है। तो भारत का जो पंचवर्षीय योजना प्रणाली है दोस्तों, यह सोवियत संघ से लिया गया है, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो भारत की पंचवर्षीय योजना जो है प्रणाली, यह सोवियत संघ से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन से कथन सही हैं ये आपको चुनना है। तो पहला कथन है, विनिमय दर वह दर है जिस पर एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदला जाएगा। बिल्कुल, यह कथन सही है। दूसरे कथन को देखते हैं, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी नीर जो है विदेशी मुद्रा बाजार के संदर्भ में किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का संकेतक है, यानी दूसरा कथन भी सही है। तीसरे कथन को देखते हैं, तो तीसरा कथन दिया गया है, घटती वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी रीढ़ जो है इंगित करती है कि एक देश अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता खो रहा है। तो क्या यह कथन सही है। तो तीसरा कथन जो है वह क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा कथन क्या होगा हमारा, तीसरा कथन गलत हो जाएगा। रीढ़ का बढ़ना यह दर्शाता है कि देश की प्रतिस्पर्धा में कमी आ रही है। ठीक है, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर की बात करेंगे तो 1 और 2 यानी ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यानी 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संदर्भ में ब्लू ब्लॉब शब्द का उल्लेख किया गया जाता है। यानी ब्लू ब्लॉब शब्द है उसका उल्लेख जो है किस संदर्भ में किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ब्लू ब्लॉब जो है इसका उपयोग किया जाता है आइसलैंड और ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित कोल्ड पैच के संदर्भ में, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, आप देख लेंगे कि ब्लू ब्लॉब जो है आइसलैंड और ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित एक ठंडा क्षेत्र है और इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। ठीक है, तो इसलिए इस कथन क्या है, सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा की चर्चा सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। तो भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा की सबसे पहले चर्चा की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आपको मालूम होगा कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन से कथन सही हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, कौन से कथन जो है सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे, जो लोग हमेशा और आमतौर पर गरीब होते हैं उन्हें निरंतर निर्धनता वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है, चिरकालिक निर्धन ऐसे लोग होते हैं जो निर्धनता और गैर निर्धनता की श्रेणी के बीच आते जाते रहते हैं, यानी दूसरा भी कथन हमारा गलत होगा। तीसरे कथन को देखते हैं, जो लोग अमीर होते हैं लेकिन अभी कभी कभी दुर्भाग्य के कारण गरीब हो जाते हैं उन्हें अल्पकालिक निर्धन कहा जाता है। तो तीसरा कथन तो बिल्कुल सही होगा। तो इसलिए सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे तो केवल सी, 3 यानी ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, यानी 46 नंबर प्रश्न हमारा है, नाइट्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से कौन से कथन सही है ये हमको चूज करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन से कथन सही है। तो पहला दिया गया है, नाइट्रोजन के बिना पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और इनके फूल और फल अल्प विकसित रहने के साथ कम पौष्टिक हो जाते हैं। तो क्या यह कथन सही है। तो पहला कथन बिल्कुल सही होगा। चलिए दूसरे कथन को देखते हैं। तो उच्च कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सांद्रता के संपर्क में आने पर पौधे में नाइट्रोजन की मांग घट जाती है। ठीक है, तो क्या दूसरा कथन सही है। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे दूसरा कथन क्या है, गलत हो जाएगा। जैसे उच्च कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सांद्रता के संपर्क में आने पर पौधे तेजी से बढ़ते हैं, इस प्रकार पौधों में नाइट्रोजन की मांग बढ़ जाती है ना कि घट जाती है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरे को देखेंगे, लेटिंग इकोसिस्टम में नाइट्रोजन का अत्यधिक संचय यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है। तीसरा कथन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा पहला और तीसरा यानी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी अगला प्रश्न है हमारा, देखेंगे, यानी 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से जो है कौन से कथन सही है ये हमको चूज करना है। तो सबसे पहला तो दिया गया है कि घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप समय के साथ उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो सकता है।
बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरे कथन को देखेंगे, देश के व्यापक घाटे को कम करने के लिए घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन एक अच्छा उपाय है। बिल्कुल दूसरा भी कथन सही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न में। गरीबी मापने के लिए सेन सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सेन सूचकांक जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है, यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सेन सूचकांक जो है वो अमर्त्य सेन द्वारा विकसित किया गया है, यानी सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने गरीबी को मापने के लिए एक सूचकांक विकसित किया जिसे सेन सूचकांक के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 49 नंबर हमारा प्रश्न है, तटीय कटाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से कौन से कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जिन तटों का क्षरण हो जाता है कुछ समय बाद उनका पुनरुत्थान हो सकता है। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है, बांधों के निर्माण में तटीय क्षरण में तेजी आती है। बिल्कुल यह भी कथन सही है, यानी दोनों कथन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी REGP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि इसका उपयोग ग्रामीण युवाओं के लिए द्वितीय क्षेत्रक में रोजगार पैदा करना है। तो पहला कथन क्या सही होगा, नहीं, पहला कथन जो है वह गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन REGP का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। ठीक, तो इसलिए पहला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी है। बिल्कुल खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी होती है। तो दूसरा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखेंगे केवल 2, यानी ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग जो है 1 से 50 तक के प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व किए हैं और 50 से 100 तक के प्रश्न जो है हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको इस 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा यह भी आप हमें जरूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक बिल्कुल कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।